वेलकम टू लेट्स स्टडी विद रजत। चलिए आज यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन कराता हूँ। और इससे पहले मैंने और भी वीडियो बना रखी है, तो अगर आप अभी तक आपने देखे नहीं है तो वीडियो भी देख लें। और ये मेरा एक नया वीडियो है जो कि फिजिक्स का ही है। तो इसके बाद मैं और भी सब्जेक्ट को लेके आऊँगा धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी बिजी होने की वजह से मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाए हैं कुछ दिनों तक। चलिए अब मैं कंटिन्यू करूँगा, कोशिश करूँगा कि आगे से वीडियो कंटिन्यू है। तो चलिए और भी सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड होंगे, धीरे धीरे आपके लिए और भी सब्जेक्ट आएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसी सिलसिले में एक नया वीडियो और उसमें नया क्वेश्चन। चलिए वेलकम। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है विद्युत का सुचालक, और वो भी कैसा होना चाहिए, नहीं है। यानी कि आपसे एक तरीके से पूछा है यहाँ पर कुचालक। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पर कुचालक, यानी कि जो इतने ऑप्शन दे रखे हैं आपको चार, उसमें से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विद्युत का कौन सा कुचालक पदार्थ है। तो देखिए क्या चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम, टंगस्टन या निकल। तो आपको पता होना चाहिए ये एल्युमिनियम आप वायरों में यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब आप मोटर को भराने जाते हैं, यानी जब आपका मोटर फूक जाता है या ख़राब हो जाता है या उसकी वाइंडिंग जल जाती है, तो आप क्या करते हैं, उससे कहते हैं या तो भाई इसको एल्युमिनियम का भर दे या इसको कॉपर का भर दे। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम और कॉपर का क्यों भरवाया जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, विद्युत के सुचालक है। ठीक है, और आपसे हमें पूछा क्या है, नहीं है, तो ये तो सुचालक है, इसलिए तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपने दो चीज़ें सुनी होगी, एक तो एल्युमिनियम और कॉपर। और एल्युमिनियम कॉपर में वेस्ट बाइंडिंग किसकी होती है, अब कॉपर की। ठीक है, क्यों होती है, देखिए एल्युमिनियम लॉसेस और कॉपर लॉसेस नाम से दो वर्ड होते हैं, एल्युमिनियम लॉसेस और कॉपर लॉसेस। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए एल्युमिनियम जो होता है ना, कि जब आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एल्युमिनियम क्या करता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है उसमें। यानी एल्युमिनियम का जो मेटल होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक का यानी विद्युत का क्या करते हैं, लॉस करती है। यानी इसी को बोला जाता है एल्युमिनियम लॉसेस। और उसी प्रकार से अगर कॉपर में किया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, कॉपर लॉसेस। ठीक है, अगर कॉपर के द्वारा किया गया। अब देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम लॉसेस ज़्यादा होता है कंपेयर टू कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो इसलिए बेस बाइंडिंग किसकी बोली जाती है, कॉपर की। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर एल्युमिनियम चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, आपको पता है चीनी मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए हमें लिखा है टंगस्टन। टंगस्टन किस में यूज किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। टंगस्टन विद्युत बल्ब में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, विद्युत बल्ब में। और निकल को तो आप जानते हैं, निकल की आपके उसकी क्या होती है, किसी भी लौह पदार्थ के ऊपर क्या होती है, कोटिंग की जाती है। यानी कोटिंग की जाती है ऊपर की तरफ, ताकि उसमें क्या ना लगे, जंग ना लगे, रस्ट ना लगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। नहीं, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, इसमें ये पूछा गया है, ये क्या है, जरा देखिए इसको। देखिए चांदी, तांबा, सोना और एल्युमिनियम, ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं। तो ध्यान रखिएगा, सोना, तांबा, चांदी और एल्युमिनियम, ये तीनों के तीनों क्या है, एक तरीके से सुचालक पदार्थ हैं। तो विद्युत रोधी तो होंगे नहीं। यानी विद्युत रोधी वो पदार्थ होते हैं जो क्या करेंगे, ऊष्मा का, यानी कि ऊष्मा, या फिर आप बोलेंगे कि एक प्रकार से विद्युत का फ्लो होने ना दें, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से पास ना होने दें। तो ये तो होगा नहीं। अगला देखिए, ये सभी कीमती धातुएं हैं। तो बिल्कुल ये सभी कीमती धातुएं हैं, लेकिन उससे इसके प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कीमती हैं या नहीं कीमती हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, क्या होती है, ये तो मार्केट पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि मार्केट में किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसकी सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट काम करता है आपका किसमें, इकोनॉमी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अच्छे ऊष्मा के सुचालक है, ये कोई समानता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर में ऑप्शन नंबर सी, ये सभी अच्छे ऊष्मा के सुचालक हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ऊष्मा के सुचालक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक एकीकृत परपथ जिसे आईसी चिप, देखिएगा, एक
एकीकृत परपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परपथों का एक समूह है जो डैश से बना होता है। अब देखिएगा, आपने देखा होगा एक आपको इस तरह से छोटी सी, जिसको आप अमूमन क्या बोलते हैं, चिप, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं आप डाटा को क्या कर सकते हैं, डाटा को आप स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या होता है, इस तरह से आप लाइनिंग देखते होंगे, इस तरह से सीधी सीधी, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है एक परपथ जिसमें आईसी चिप, ठीक है। आईसी चिप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर आईसी चिप जोड़ दें तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट में पूछा है, ये ऐसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परपथों का एक समूह है जो डैश बना होता है। यानी कि ये वाले जो है ना परपथ जो बने हैं, सीधी सीधी लाइनें, ये किस पदार्थ की बनी है, क्या कॉपर की बनी है, सिलिकॉन की बनी है, सिलिका की बनी है या क्रोमियम की बनी है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर जो बनी हुई चिपें जो बनी होती लाइनें होती हैं वो किसकी होती हैं, सिलिकॉन की, ठीक है। किसकी होती है, सिलिकॉन। देखिए दो चीज़ें होती हैं, सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। ये क्या है, अर्धचालक है। अर्धचालक बोले तो ये अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर धातुएं हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, आपकी अर्धचालक धातु हैं। ये बार बार आपसे पूछा भी जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश स्थानांतरण हुआ कार्य कहलाता है। यानी कि एक, देखिए किसी विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश स्थानांतरण हुआ कार्य डैश कहलाता है। क्या वो विभवांतर कहलाता है, धारा कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक इकाई जो आवेश स्थानांतरण हुआ है ना, वो आपका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। उसको आप याद रखिएगा। यानी कि विभवांतर क्या है कि अगर एक परिपथ है इस तरह से, ये V1 है और ये V2 है, यानी कि इन दोनों में एक तो ज़्यादा होगा और एक कम पे होगा, तभी क्या करेगा, यहाँ पर आपका करंट का फ्लो होगा। करंट तभी फ्लो कर सकता है जब इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, विभवांतर। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्किट में बिजली प्रवाह का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक विद्युत परपथ है, उस परपथ में क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि इसमें बिजली है कि नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए आप किसका उपयोग करते हैं, किस उपकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। उपकरण पूछा गया, इंस्ट्रूमेंट पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, गैल्वेनोमीटर, एनेमोमीटर, लैक्टोमीटर या बैरोमीटर। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। किसका यूज करते हैं आप, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। फिर बचे हुए कहाँ यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एनेमोमीटर का यूज करते हैं हम एयर स्पीड के लिए, यानी एयर की स्पीड को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, एनेमोमीटर का यूज करते हैं। बैरोमीटर का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये दाब के लिए यूज किया जाता है, दाब यानी कि प्रेशर, और क्या उसका प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के लिए, ठीक है। लैक्टोमीटर का क्या यूज किया जाता है, ये मिल्क की यानी कि दूध की क्या बताता है, शुद्धता बताता है, प्योरिटी, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता के लिए यानी कि प्योरिटी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या राइट आंसर क्या बनेगा, गैल्वेनोमीटर। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। अब देखिए डेयरियों में जो है ना, आप पूछ रहा है, अब मिल्क जो है ना, मिल्क में से अगर आपको क्या निकालना है, मिल्क से आपको क्रीम अगर निकालना है तो आप किस विधि का यूज करते हैं, क्या निस्तारण विधि, आंशिक आसवन विधि या अपकेंद्रीय या क्रिस्टलाइजेशन। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर अपकेंद्रीय, ठीक है, अपकेंद्रीय, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया यूज की जाती है, अपकेंद्रीय। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रोलर कोस्टर की सवारी
सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। यानी ध्यान ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है रोलर कोस्टर, ठीक है। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, कि अपकेंद्री बल कार्य करता है, अभिकेंद्री करता है, अभिलंब करता है या गुरुत्वीय करता है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर अभिकेंद्री। और अभिकेंद्री बल क्या होता है कि ऐसा बल जो क्या करेंगे, हमेशा केंद्र की तरफ उसकी डायरेक्शन हो, यानी कि ऐसा बल जिसमें डायरेक्शन जो है ना किधर की तरफ है, केंद्र की तरफ है, वो बल क्या कहलाता है, अपकेंद्री बल। अब एक बल होता है अपकेंद्री बल जिसको बोलते हैं हम छद्म बल या सूडो फोर्स, ठीक है। या बोल सकते हैं हम महसूस होता है, यानी कि एक तरीके से ऐसा बल जो कैसा है, छद्म है, यानी दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। वो उसकी क्या होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। इसको आप याद रखिएगा, ये बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए। यहाँ पर लिख रहा है बल। बल यानी कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, तो ये तो बहुत ईजी है, पता ही होगा बल की ऐसा यूनिट क्या है। तो बल की ऐसा यूनिट क्या है, बल की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। राइट आंसर क्या बनेगा, न्यूटन। तो बची हुई है किसकी है, केल्विन। तो ध्यान रखिए केल्विन किसकी इकाई है, ताप की। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल आपकी इकाई किसकी है, पास्कल आपकी इकाई है आपकी दाब की, ठीक है। अब वोल्ट किसकी इकाई है, वोल्ट यानी कि इसको बोल देते हैं वोल्टेज, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर गलत का उदाहरण पूछा गया है घर्षण का। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर दे रखा है, फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन। गलत उदाहरण पूछा है, यानी कि यहाँ पर फर्श पे धकेला गया वॉशिंग मशीन, तो इसमें क्या होगा, घर्षण होगा ही होगा, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, गलत विकल्प कौन सा गलत उदाहरण है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें घर्षण है तो ये तो होगा नहीं। वर्ब में स्लेज का फिसलना, यानी कि ध्यान रखिएगा जब भी घर्षण लगता है वो दो कॉन्टैक्ट सरफेसों के मध्य लगता है। यानी कि अगर एक सरफेस ये है और दूसरी सरफेस, अगर दूसरा ये कोई भी ब्लॉक है या कोई भी वस्तु है, तो इन दोनों के मध्य एक बल काम करेगा यहाँ पर, जिसको क्या बोला जाता है, घर्षण बोला जाता है। तो सिंपल तरीके से आप किसी वस्तु को धकेलेंगे या खींचेंगे तो हमेशा घर्षण बल क्या करेगा, काम करेगा। और ये घर्षण बल डिपेंड किस पे करता है कि यहाँ पर सतह किस प्रकार की है, क्या है, सतह किस प्रकार की है। अगर सतह ज़्यादा खुरदुरी होगी यानी कि रफ सरफेस होगी तो ज़्यादा घर्षण कार्य करेगा, और अगर यहाँ पर जो सतह है वो चिकनी होगी तो कम घर्षण बल यहाँ पर उत्पन्न होगा। और ध्यान रखिएगा घर्षण बल हमेशा जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया ना, अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में क्या करेगा, घर्षण बल आपका कार्य करेगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए बर्फ में स्लेज पर फिसलना, ये इसमें भी घर्षण मिलेगा। व्यक्ति द्वारा स्लाइड के नीचे की ओर फिसलना, इसमें भी घर्षण कार्य करेगा। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना, यानी कि अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है क्या करेगा, वस्तु को सीधा ऊपर की तरफ उठा लेगा यानी पिक कर लेगा, इसको कहते हैं हम व्यक्ति। इसको में क्या है, इसमें कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर उसने कॉन्टैक्ट लेयर से इस वस्तु को क्या किया है, उठा लिया है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, जहाज़ों में वृद्धि डैश पर आधारित है। यानी जहाज़ों में जो वृद्धि की जाती है, जहाज़ों की गति में जो वृद्धि की जाती है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, किस पर है, आर्किमिडीज पे, फैराडे पे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे, या न्यूटन की गति के दूसरा नियम पे। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर किस पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। ध्यान रखिएगा जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पे डिपेंड रहती है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि कोई भी वस्तु है वो अपने आयतन के बराबर क्या करती है, जल को विस्थापित कर देती है, यानी किसी भी द्रव को विस्थापित कर देती है अपने आयतन के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, डैश एसी को डीसी में बदला जाता है। यानी कि आपने एक करंट सुना होगा एसी करंट, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। अब एक सुना होगा डीसी करंट, जिसको आप डायरेक्ट करंट बोलते हैं।
अब ध्यान रखिएगा, एसी में जब भी फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनता है एसी का तो ये बनता है, ठीक है, साइनसोइडल वेव, ठीक है। और डीसी का जो डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है, सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर पूछा है एसी टू डीसी कन्वर्जन होना है यहाँ पर, और कह रहा है इसमें से कौन सा यूज किया जाता है, कंडेंसर यूज किया जाता है, रेक्टिफायर यूज किया जाता है, फिल्टर यूज किया जाता है कि एम्पलीफायर यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो किया जाता है रेक्टिफायर, ठीक है, क्या किया जाता है रेक्टिफायर। अब देखिए कंडेंसर का यूज किया जाता है, कंडेंसर का यूज किया जाता है आपका, आप फ्रिज में देखते होंगे, फ्रिज में क्या यूज किया जाता है, कंडेंसर यूज किया जाता है। फैन के पंखे में जो लगा होता है उसको कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है, फैन के पंखे में जो लगा होता है उसको कैपेसिटर बोलते हैं, और जनरली हम बोल देते हैं उसको कंडेंसर, वो गलत है, ठीक है। तो फैन के पंखे में जो लगा होता है वो कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या करता है, कुछ ना कुछ अपने पास, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी या कुछ ना कुछ करंट अपने में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इसीलिए क्या करते हैं, जब भी आप कभी भी इसको निकाल के देखिएगा बाहर की तरफ, यानी कि जो आपके फैन में लगा होता है उसके कैपेसिटर को बाहर निकालिएगा और दोनों तारों को अगर टच कर ले हम ना, तो क्या होता है, हमें करंट महसूस होता है, जब तक उसको आपस में क्या करें, लगा ऐसे रगड़ ना दें, ठीक है। तो ये उसमें क्या होता है, कैपेसिटर होता है। एक कंडेंसर आपको कहाँ मिलेगा, कंडेंसर का मतलब क्या होता है, कंडेंस करना, और कंडेंस किस में किया जाता है, ये आपको किया जाता है किसमें, फ्रिज में, ठीक है, किसमें, फ्रिज में। अगली चीज़, रेक्टिफायर का यूज तो आप एसी से डीसी परिवर्तन में कर ही रहे। एम्पलीफायर का क्या फंक्शन होता है, तो एम्पलीफायर ध्यान रखिएगा क्या करता है, आपकी जो लो वॉइस होती है, यानी कि लो जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको क्या कर देता है, हाई फ्रिक्वेंसी में बदल देता है। यानी कि इसका यूज किया जाता है, आप देखा होगा वॉइस माइक में, ठीक है, वॉइस माइक में। अब फिल्टर का यूज क्या किया जाता है, ध्यान रखिएगा फिल्टर का यूज आपका किस में किया जाता है, वाहनों में किया जाता है, यानी व्हीकल्स में किया जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है। यानी कि जो आपने पावर ट्रांसफार्मर पर सुना होगा, इसका जो है ना कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, क्या हुक के नियम पर आधारित है, कि आपकी न्यूटन के नियम पर आधारित है, कि आइंस्टीन के नियम पे, या फैराडे के नियम पे। तो राइट आंसर बन गया यहाँ पर फैराडे के लॉ पे। अब इसको आप ध्यान रखिएगा, हुक का नियम क्या था, हुक का नियम मैंने आपको बताया था, हुक का नियम कहता है प्रतिबल सदैव विकृत के समानुपाती होता है, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हुक के नियम। न्यूटन का नियम क्या है, न्यूटन के गति के भी तक 3 नियम दे रखे हैं, 3 नियम है, तो उसको मैंने आपको पढ़ा दिया, उसको आप देख सकते हैं। आइंस्टीन का नियम क्या है, आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, E=mc², ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, फैराडे का नियम। अब देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर क्या वर्क क्या है कि ये विदाउट फ्रीक्वेंसी चेंज किए, यानी कि बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए क्या करता है, ये लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हाई वोल्टेज में, और अगर हाई वोल्टेज है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, लो वोल्टेज में। तो ध्यान रखिएगा ये फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं करता है, कौन, पावर ट्रांसफार्मर, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि है तो वोल्टेज, ध्यान रखिएगा 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज, तो ध्यान रखिएगा वोल्टेज कैसा रहने वाला है, समान रहने वाला है, वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट इसमें ज़रा देखिएगा, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में एक धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज, तो ध्यान रखिएगा वोल्टेज V बराबर IR होता है। अगर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट होगा। अगर 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में वृद्धि होती है तो क्या करेगा, वोल्टेज भी आपका क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रतिपादित किया गया, ठीक है। आइंस्टीन ने जो एक विशेष सापेक्षता सिद्धांत की थ्योरी दी थी
थ्योरी ऑफ, ठीक है, विच इज स्पेशल रिलेटिविटी, वो मुझे किस काल में दी थी? क्या 1915 में दी थी, 1905 में, 1947 में या 1906 में? तो राइट आंसर बनेगा 1905 में, ठीक है। इसके बाद 1915 में उन्होंने सामान्य जनरल थ्योरी दी थी, ठीक है। जनरल थ्योरी किस वर्ष आई थी? 1915 में। और जो सापेक्षता विशेष थ्योरी थी, स्पेशल थ्योरी थी, वो कितनी मई 1905 में। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए ये सारे के सारे मैंने इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।